दोस्तों ये वीडियो देखना और बताना इस वीडियो ने आप लोगों को क्या सीख दी। देखना ये बच्चा गिरा और गिरने के बाद में देखना ये है जिंदगी। रियलिटी में जिंदगी में आप लोग फेल हो जाओ ना, कभी गिर जाओ, जिंदगी में कोई दिक्कत आ जाए और उसके बाद में खड़ा होकर आप लोग डांस कर दो, तो भाई साहब आपसे ज्यादा खतरनाक इंसान नहीं है इस धरती पर कोई। समझ रहे हो आप लोग? एक इंसान कोई आप लोगों को हरा के जीत गया और वो इंसान जो है शांत खड़ा और आप लोगों ने ठाका मार के हंस दिया, तो उसकी जीत ना फीकी पड़ जाएगी। तो हमेशा आप लोग किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हो, आप लोग का बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उससे पता चलता है। किसी इंसान ने बोला तुम हार गए, तुम बोले कि हारे कहाँ भाई साहब, हम तो कुछ थे नहीं, हम इतना कुछ सीख गए हैं यहाँ पर आकर, तुमने हार दिया बोल दिया। तो ये होती है जिंदगी। समझो एक मिनट को, जो बात बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। जो इंसान प्रॉब्लम में भी हंस देना, उस इंसान की कोई टक्कर नहीं कर सकता, उस इंसान के सामने कोई टिक नहीं सकता। उस इंसान ने कभी सीखा ही नहीं कि वो हार जाए, वो फिर खड़ा होकर आएगा, वो फिर डबल ताकत से आएगा। तो ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो जिंदगी में कभी भी चीजों को लेकर टेंशन में मत आया करो, बस लगे रहो और फिर रिजल्ट देखना कितना शानदार आएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। अगर जोश हाई नहीं है तो अभी हो जाएगा। एसएलवी फैमिली मेंबर जिनका नाम है सुरभि, इनकी शानदार परफॉर्मेंस रही और इनका सिलेक्शन हुआ यहाँ पर असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर के अंदर में। और सबसे बड़ी बात जो है ना, इंसान जो है देखो कितने लंबे समय से लगी हुई है यहाँ पर, 2018 से लगी हुई है। तो इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर कनेक्टिविटी एसएलवी फैमिली के साथ में, और तब से लेकर ये रेगुलर अपनी चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हर जिंदगी में ना आप लोगों ना ऐसा नहीं कि आप लोग एक तरीके से ये सोचे कि एक पहलू में आप लोग काफ़ी अच्छे रहोगे और दूसरे में बिल्कुल एक तरीके से बर्बाद रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो टॉपर्स होते हैं वो आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को कई सारी चीज़ों में टॉपर्स नजर आएंगे, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस कर कर अपना जिंदगी में चल पाते हैं। हेल्दी भी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे, अपने टाइम मैनेज करते हुए, अपनी चीज़ों को लेकर चलते हुए, एक योगा वगैरह करते हुए, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इनके द्वारा भी अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक तरीके ना, जब जब टेंशन होती थी तो अपने दिन में इन्होंने दिनचर्या में अपना योगा वगैरह को इंक्लूड कर लिया। तो सीखो यार इन चीज़ों से, जो भी सिलेक्टेड मेंबर होते हैं वो किस तरीके से अपने जीवन को सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, तो तब जाकर यहाँ पर मेरिट में नाम आता है। और इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी डियर, इन्होंने 4 जुलाई को भेज रखा है ये बेसिकली, फिर इन्होंने 2-3 बार और भेजा ये मेल, तब जाकर मेरे सामने आया, ठीक है। क्योंकि डेली यार बहुत सारे मेल आते हैं, तो कई बार मेल जो होते हैं वो ऊपर नीचे कई बार निकल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रिप्लाई जो है लेट आता है, कई सारे बच्चे कह रहे हैं मतलब एक तरीके से ना कि देखते भी हो नहीं हो कि पता नहीं है। आप लोग खुद सोचो यार कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी जो है देख लूँ उतनी जल्दी, पर लेकिन कई बार चीज़ें रहती हैं कि नहीं देख पाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे एप्लीकेशन पर कभी ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, तो इतने सारे मेल आ जाते हैं इमीडिएटली जिसकी कुछ हद नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस कर लिया करो यार, कई बार होती है टेक्निकल प्रॉब्लम, कई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, कई बार यूट्यूब ने भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारी दिक्कत कर देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है तो वो सारे मेल फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम हुआ करे वो आप लोग थोड़ा सा देख लिया करो, तो टेंशन मत लिया करो, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो, जिंदगी में बहुत काम आएगा, ठीक है। संदीप भैया से पेशेंस सीख लो। कौन कौन ने वो सीरीज देखी है, लास्ट सीरीज का जो लास्ट एपिसोड है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक अलग लेवल की बात होगी, अपने माँ बाप से नहीं मिल रहा है, किस तरीके कंडीशन बन गई, वो मुझे अच्छी नहीं लगी जिस तरीके का पैटर्न उसमें दिखाया है। एक बच्चा, कई सारे बच्चे हालांकि बोल रहे हैं अलग अलग चीज़ें, चलिए जो भी है तो ध्यान रखिए अपना। बाकी आज का डिस्कशन बहुत ही शानदार यहाँ पर रहने वाला है। 16 जुलाई है। आखिर दिल्ली में बाढ़ का मेन रीजन किस किस को पता है? ठीक बताना है कि दिल्ली में बाढ़ क्यों आई, बारिश की वजह से आई है क्या, कोई और रीजन है, जानने को मिलेगा, बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करूंगा। बाकी और भी कई सारे आर्टिकल होंगे जो कि डिटेल में हम लोग समझेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखना ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाओ। संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाएंगे। बोला गया कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलते, आप लोग जब किस्मत के बारे में बात करते हैं ना, कई सारे किस्मत को एक तरीके बोलते हैं किस्मत यार, किस्मत की वजह से मेरी किस्मत में नहीं था, वो सारी फालतू की बातें होती हैं। आप लोग अगर लगे रहोगे तो आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन जरूर मिलेगा। जिस एरिया में आप लोग का इंटरेस्ट होता है बस उसमें लगिए, ठीक है। बोला है क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन इंसान का जो समय जरूर बदलता है अगर वो इंसान लगा रहता है। ये तो वही होगी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है पायलट नहीं बने तो छोड़ देते भाई साहब, एक साइड में हट गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब देखो क्या हो गए आगे चलकर, तीनों फोर्सेस के मतलब चीफ कमांडर बन गए, ठीक है। तो ये जज्बा आप लोग देखो यार, सीखो जिंदगी में कि अगर लगे रहते हैं तो कुछ अच्छा ही मिलता है पहले के कंपेयर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग एथिक्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं, फिर एसए के लिए भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। बड़ी शानदार बात बोली गई है। बोला गया कि ये मोटिवेशनल कोटेशन भी है, टू बिलीव इन समथिंग एंड नोट लिव इट इज डिसऑनेस्टी, यानी कि आप लोगों को लगता है कि जिंदगी में आप लोग ये कर सकते हैं पर लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग अपने साथ में बेईमानी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग अपने आप को कम आ कर रहे हैं अगर एक तरीके से अपने साथ में बेईमानी। और कई सारे बोलते हैं कि मैं ये कर सकता था, कर सकती थी, पर लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इससे बड़ी और आप लोगों के साथ में एक तरीके से ना बोल सकते हैं कि इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती कि आप लोग खुद के साथ में इतनी बुरी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे दूर रहना थोड़ा, ठीक है।
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मोदी जी, वो पहुंच गए आते आते फ्रांस से, बोले कि चले रास्ते में मिलते चले यार दोस्तों से तो उन्होंने एक काफ़ी प्यारी सी छोटी सी विजिट जो है यहाँ पर लगा दी, किसकी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ठीक है। तो यूएई की लगाई, और इससे फायदा भी क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है यूएई के अंदर में फिलहाल जो है अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के बारे में बात चल रही है, तो उसके बारे में भी इनके द्वारा बेसिकली बधाई दी गई कि हम सपोर्ट करते हैं यूएई को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रूपी और दिरहम में व्यापार के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। आज की डेट में जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चली है, तब से डॉलर की वैल्यू जो है वो डाउन आती जा रही है। क्यों? क्योंकि रसिया जो है जिसके साथ में व्यापार कर रहा है, वो किस में बात कर रहा है, वो चाइनीज करेंसी में बेसिकली व्यापार कर रहा है, क्योंकि रशियन करेंसी ढंग से काम कर नहीं रही है। तो चाइना की जो रिनमिनबी है वो मार्केट में उभर कर सामने आ रही है। इवन इंडिया को भी बोला कि उसी करेंसी में हमको पेमेंट करो, बेसिकली चाइना की करेंसी में, क्योंकि डॉलर जो है वो यहां पर काम नहीं कर रहा है रसिया के लिए। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इंडिया ने बोला कि यार क्यों ना हम लोग अपनी ही रुपये को आगे लेकर आए। तो हमारी रुपये भी आजकल मार्केट में जो है अपनी पोजीशन बनाने में सक्सेस होती जा रही है। हमारा यूपीआई जो है मार्केट में ऑलरेडी धूम मचा चुका है। तो ये एक अच्छी चीज है कहीं ना कहीं, अगर इस लेवल पर हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं तो ये अप्रिशिएट करने लायक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आरबीआई और यूएई का जो सेंट्रल बेसिकली यूएई का जो सेंट्रल बैंक है वो प्रमोट कर रहे हैं लोकल करेंसी में व्यापार करना। हमारी करेंसी है रुपी और उनकी करेंसी है दिरहम। तो याद रखिएगा। रसिया की करेंसी क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर इसी के साथ में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होने वाली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, तो याद रखना उसका जो प्रेसिडेंसी यहां पर है वो यूएई के पास में है, और उसके लिए जो इंसान चुना गया है वो है डॉक्टर सुल्तान अल जबर। तो प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुल्तान अल जबर, ठीक है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। राबी देवी की नेशनल ऑयल कंपनी के ये हेड है, और यहां पर इसी के चलते यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर साहब की 5वें नंबर की विजिट है। तो बहुत ही शानदार विजिट आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं, आते आते एक तरीके से घूम कर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, छोटी सी न्यूज है पर लेकिन खतरनाक लेवल की न्यूज है। एलएसी और चाइना के साथ में जब हम लोग बातें करते हैं तो चाइना की बदतमीजी ये रहती है कि स्पेसिफिक इशू शुड नॉट डिफाइन द टाइज, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में स्पेसिफिक इशू, यानी कि हमारे एरिया में घुस कर आए, हमारी आर्मी के साथ में बदतमीजी करें, हम उसको भूल जाएं और फिर से इनके साथ में व्यापार करें। क्यों? क्योंकि भाई तो ट्रेड सरप्लस में चलते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर डेफिसिट में रहते हैं, तो इनको तो फायदा देखने को मिलता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं कि भाई साहब कुछ भी हम लोग करते रहे बॉर्डर पर, उसको इग्नोर कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी के चलते जयशंकर साहब ने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको सुलझाएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो जकार्ता के अंदर में इस स्टेशन समिट में यहाँ पर ये बातें की गई। तो इसके साथ में यहाँ पर बेसिकली डिस्कशन चल रहे थे, तो यहाँ पर आमने सामने बैठे थे। तो ये काफ़ी अच्छी एक तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। बाकी G20 की मीटिंग को लेकर भी हम लोग थोड़ा सा मिलजुल कर काम करने के मूड में, क्योंकि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जब आता है तो इससे पता चलता है कि कितने अच्छे से सबको साथ में टेबल पर बैठा पाए। हालांकि यूक्रेन का मुद्दा भी वहां पर रहेगा, इसी के साथ में और भी कई सारे इशू रहेंगे। तो कैसे हम लोग मिलकर काम कर पाते हैं, तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने वाली बात है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था चंद्रयान 3 के बारे में। एक बच्चा कह रहा है सर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं इसरो वाले, मतलब आप लोग समझ सकते हैं 700 करोड़ रुपए में जो है मूवी बन गई। जो अभी रिसेंटली ये मूवी आई थी, कौन सी थी जिसके काफी मजाक उड़ाई गई यहाँ पर, आदिपुरुष, ठीक है। और यहाँ पर ये 600 करोड़ समथिंग में यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, और इसको कह रहे हैं क्यों पैसा खर्च कर दिया इससे ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन आप लोग बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का छोड़ा गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्ट लैंडिंग अगर हम लोग करा पाते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर वो लैंडर जाकर वहाँ पर रुकता है और फिर रोवर निकलता है और फिर वो लगभग 14 दिन तक वहाँ पर अपना काम करेगा। यहाँ पर साइंटिफिक कई सारे पेलोड्स हैं इनके अंदर में, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अभी वेट करो किसने शानदार तरीके से प्रोजेक्ट पहुंचता है। और मैं तो बेसिकली बोलूंगा कि ये सक्सेस प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि बोला गया कि यहाँ पर जो कमियां पहले रह गई थी, यहाँ पर जो सोमनाथ साहब हैं जो इसरो के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा बोला गया, उन सबको दूर किया जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर कराई जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने अब की बार एक्सपेरिमेंट कर यहाँ पर पूरा काम किया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा था प्रोजेक्ट, कल मजे आ गए मतलब देखकर। आप लोगों की क्या राय थी जरूर बताना, ठीक है। बाकी जैसा मैंने बताया था 9:30 बजे आप लोग का एग्जाम रहेगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। 9:30 से 11:30 रहेगा ये, ठीक है। तो पहुंच जाना यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर, जो सीरियस हो वही आना, बाकी सीरियस ही बंदे आते हैं, हालांकि जो नॉन सीरियस है उनको तो लगता है कि क्या ही करना है, ठीक है, जिंदगी में। तो यहाँ पर सीरियस है 9:30 से 11:30, और फिर 5 से 6 आप लोगों का टेस्ट रहेगा। वो किसका रहेगा? वो रहेगा आप लोगों का बेसिकली टेस्ट किस चीज का, वो रहेगा आप लोगों का करंट का, ठीक है। तो दोनों में पार्टिसिपेट आप लोगों को यहाँ पर करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसानी से आप लोग एप्लीकेशन में मिल जाते हैं यहाँ पर, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ में अगर कोई एप्लीकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो studyloverveer.in वेबसाइट का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी कई सारे बोले थे सर PSIR का डेमो लेक्चर,
तो आज ये कल में इसको प्रोवाइड करा देंगे यार, ठीक है, तो टेंशन मत लेना उसकी। तो आप लोग देख लेना जिसको भी PSIR या सोशियोलॉजी लेना है यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है एप्लीकेशन पर। बाकी क्लासेस एंजॉय करते रहिए। एक बच्चे के द्वारा क्या 2-3 बच्चों के द्वारा कुछ बातें बोली गई हैं कि सर लेक्चर तो नहीं कर पा रहे हैं, क्या PDF मिल सकती है? तो इसके लिए मतलब हम लोग जो है एक मतलब नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट ले लो PDF दे दो, समझ रहे हो आप लोग, एक इंस्टॉलमेंट लेके PDF यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो। मैं टीचर से बात करूंगा अगर वो कंफर्टेबल है, ठीक है, तो किसी बहुत ही एक मिनिमल चीज़ में आप लोगों को मिनिमम उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगे। एक ग्रुप बना देंगे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ से आप लोगों को फायदा हो सकता है तो बताना मुझे, मैं टीम से और टीचर से बात कर लूँगा। अगर वो कंफर्टेबल रहेंगे तो फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। कई सारे बच्चे इसके बारे में मेल करें कि सर क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी अगर PDF वगैरह मिल जाती तो। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिस्कस कर आप लोगों को जल्दी बता दो। पर टेस्ट देना आज मत भूलना, ठीक है, टाइम से पहुंच जाना टेस्ट देने के लिए। और जिसके भी जो टॉप 50 होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करा जाएगा, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार है ना अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जब दोगे तो थोड़ा सा तो आप लोग सोचोगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, यानी कि कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और बड़े ही आसान शब्दों में पूरा टॉपिक भी कवर होगा। बात करेंगे दिल्ली की फ्लड यानी कि दिल्ली की बाढ़ के बारे में। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है जो दिल्ली में बाढ़ आई है वो दिल्ली में इतना पानी बरस गया उसकी वजह से बाढ़ आई है, या फिर कोई और रीज़न है? तो यहाँ पर A आंसर होगा आप लोग का, या फिर B आंसर होगा। और अगर B आंसर है आप लोगों का कि कुछ और रीज़न है, तो वो फिर कुछ और रीज़न क्या है? अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर इसका आंसर देना चाहें तो आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी आर्टिकल के अंदर में आप लोग कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो शायद ही आप में से कई सारे जैसे ली फैमिली मेंबर है उन्होंने सोची होगी कि दिल्ली की बाढ़ का रीज़न क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है। ये माना जा रहा है कि 60-70 साल में इतना कुछ जो दिल्ली के अंदर अभी देखने को मिल रहा है ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, पर अब तो यहाँ पर रिकॉर्ड टूट चुका है। जिस लेवल पर यमुना रिवर बह रही है, जिसको एक गंदा नाला बोला करते थे, वो आज की डेट में उस लेवल पर बह रही है कि लोग देखकर उसको डर रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन गई है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि दिल्ली में जो लाल किला है वो भी तैर रहा है। कई सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। आखिर रीजन क्या है समझोगे तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। पर आगे बढ़ने से पहले ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी आप लोग कवर कर सकते हैं। इसी के साथ में ज्योग्राफी का जो GS पेपर 1 है, एक पर्टिकुलर रिवर जिसका नाम है यमुना, उसके बारे में भी जानने को मिलेगा, और भी तमाम चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है दिल्ली में बाढ़ के बारे में, जिसको आप लोग बाढ़ बोल रहे हैं, फिर इसको आप लोग इंग्लिश में फ्लड बोलते हो। तो आखिर यहाँ पर इसका मतलब एक तरीके से मीनिंग क्या होता है? बाढ़ आखिर बोलेंगे किसको? तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा लैंड, एक ऐसा एरिया जो नॉर्मली ड्राई रहता है यानी कि सूखा रहता है, अब वहां पर भी पानी बढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि बाढ़ आ गई। यानी कि जिस एरिया में नॉर्मली पानी नहीं रहता है, जैसे लाल किला भी डूबा हुआ है, यहाँ पानी तो नहीं रहता है इतना, तो इसका मतलब कि बाढ़ आ गई। बाढ़ के रीजन क्या क्या होते हैं? कई सारे रीजन होते हैं, और जो कई सारे रीजन मैं बताने जा रहा हूं इनको ध्यान से सुनना। इनमें से कुछ रीजन दिल्ली की बाढ़ के भी हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे आसान जो सबके दिमाग में आता है कि सर बारिश इतनी हो गई कि दिल्ली में बाढ़ आ गई। जी हाँ, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? खासकर अगर बात करें कि रिवर में पानी का ओवरफ्लो हो गया, यानी कि जो रिवर बह रही थी उसमें पानी का ओवरफ्लो हो गया, यानी कि पानी कहीं और से आ गया, ये भी रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन क्या है? कोई डैम जो है वो फेल हो गया, यानी कि कोई बांध बना हुआ था, वो बांध टूट गया और उस बांध की वजह से यहाँ पर सब जगह पानी आ गया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बर्फ इतनी ज्यादा पड़ जाती है और फिर जब बर्फ पिघल कर चलती है तो उसकी वजह से भी कई सारे रीजन में जो है पानी काफी ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। कोस्टल एरिया में कई बार जैसे कि साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से फ्लड देखने को मिलती है। ये मेनली कोस्टल एरिया में, पर दिल्ली तो कोस्टल रीजन नहीं है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे रीजन है यहाँ पर। तो जो दिल्ली की बाढ़ है उसका क्या रीजन है, ये जानकर आप लोग थोड़े हैरान होंगे यहाँ पर, जब आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी जो देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर कि कितना ऊंचा पानी पहुंच गया, तो 207.89 मीटर ऊंचाई स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी लार्ज है एज कंपेयर टू जितना लोग सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर जो अभी रिसेंटली यहाँ पर इसका कोज है, ये देखकर आप लोग समझोगे कि क्या है रीजन। अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बातें करूंगा। आज तो सबसे ज्यादा की बारिश हुई है, नॉर्मल सी बात है, अच्छी खासी हैवी रेन हुई है, यानी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लंबे समय तक इतनी ज्यादा बारिश होगी। तो बारिश एक रीजन है, पर दूसरा जो मेन रीजन है ये है क्या, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये है हथनीकुंड बैराज। ये हथनीकुंड बैराज हरियाणा के अंदर में एक बांध टाइप का आप लोग बोल सकते हैं।
इसमें से पानी निकलकर चला काफी लार्ज स्केल पर, और वो पानी जो है एक तरीके से जब उसका लेवल इतना बढ़ गया तो उस पानी को बैराज में से छोड़ दिया गया, और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर में बाढ़ आ रखी है। मतलब क्या है, हरियाणा के अंदर में जो यहाँ पर ये सिचुएशन बनी, बेसिकली पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो हथनी कुंड बेसिकली जो बैराज है उसमें से पानी छोड़ा, और उसकी वजह से यहाँ पर पूरा दिल्ली जो है वो पानी पानी हो गया। तो आज ब्लू है पानी पानी नहीं, आज दिल्ली है पानी पानी, ये गाना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सारी न्यूज चैनल या फिर किसी के बारे में बात करो, दिल्ली बह रही है, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो दिल्ली बह रही है यहाँ पर, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पानी ऊंचाई से नीचाई में जाकर रुकता है। तो दिल्ली का कहीं ना कहीं लो लेइंग एरिया है जहां जहां पर ये पानी इतना भर गया, ये भी आप लोग बात बोल सकते हो। इसी के साथ में जो वाटर सप्लाई है दिल्ली के अंदर में, वो भी काफी इंपैक्टेड हुई है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कई बार जब पानी एक एरिया से दूसरे एरिया में आता है तो कई सारी पाइपलाइन के थ्रू आता है, और पाइपलाइन कई जगह टूटी फूटी रहती है, तो वो भी उसमें गंदा पानी मिल गया तो ये भी पीने का पानी तक का यहाँ पर बर्बाद होता हुआ नजर आता है। ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिलती है, यानी कि चारों तरफ पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है। तो यहां से आप लोग कंडीशन समझिए कितनी ज्यादा खतरनाक यहां पर देखने को मिलती है। तो दिल्ली में जो बाढ़ आ गई है उसने आप लोगों को ये नहीं बोले कि बस दिल्ली में बाढ़ आ गई है भाई साहब, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बस ये कंडीशन हो गई है। सोचो कितनी चीजें बर्बाद हो गई हैं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं, बहुत सारे जो व्हीकल थे वो बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे जो जीव जंतु यमुना के आसपास वाले रीजन में रहते थे उनकी जान चली गई है। बिजली की जो है बेसिकली एक तरीके से जो आपूर्ति है वो एक तरीके से खत्म हो गई है, बिजली लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि एक एरिया में नुकसान नहीं होता है, बहुत सारे एरिया में नुकसान आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो नुकसान जब आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कितनी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि बाढ़ तो आ ही रही है भाई साहब, पूरा यमुना का लेवल बढ़ गया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, यानी कि इसकी वजह से ढांचा जैसे रोड, बिल्डिंग, पब्लिक यूटिलिटी जो भी चीजें सर्विस होती हैं वो सारी बर्बाद हो गई है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, दुनिया भर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ रहा है। और सोचो जब लोग का घर डूब गया है तो उस घर के डूबने से उनकी क्या क्या चीजें डूब गई होंगी उसके अंदर में, और इंसान को कहीं और जाकर रहना है तो वहां पर खाना पीना उसको सोच भी करना है सारी चीजें, तो उसकी वजह से उस एरिया में बीमारी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरी चीज को फील करने की कोशिश करो। तो इंसान को अगर बोला जाए कि अपना घर छोड़कर कहीं ऐसी जगह रहना है किसी कैंप वगैरह में, तो होश कांपने लगते हैं। आप लोगों ने मिल्खा सिंह मूवी देखी है, जब लड़ाई होती है इंडिया और पाकिस्तान की, उस टाइम पर उसमें दिखाया गया कि आसपास वाले रीजन में कैंप लगे हुए थे, ठीक है, तो वहां पर कंडीशन आप लोगों ने देखी। वो तो छोड़ो, गदर मूवी आ रही है, पहली भी और दूसरी भी आप लोग देख लेना। अभी गदर मूवी पहली किस किसी ने देखी, अच्छा ये बताओ। उसमें भी कैंप वगैरह दिखाए गए थे, किस तरीके से लोगों को वहां पर देख देख कर वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर समझाती है कि रियलिटी में कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर पानी एक तरीके से जिसके ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को एक बात मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आप लोगों ने यूपीएससी के लिए अपना जो है सोचा कि हाँ यार यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग क्या लेकर आओगे? सबसे पहले जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है सिलेबस। आप लोगों के पास में सिलेबस आना चाहिए, खासकर जब मेंस के बारे में बात करते हैं तो एटलीस्ट सिलेबस आप लोगों के सामने होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या है, ये है पीवाईक्यूज, यानी कि जो ओल्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए कि पुराने टाइम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे आप लोग प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग मेंस की बात कर लीजिए। तीसरे नंबर पर आप लोगों को जो यहां पर होना चाहिए कि इनको चीजों को कवर करने के रिसोर्सेज क्या क्या है अपने पास में। तो आप लोग अगर बेसिकली तैयारी करने बैठ गए और आप लोगों ने ना तो सिलेबस देखा और ना ही पीवाईक्यूज देखे, आप लोग सीधे रिसोर्सेज पर जाकर कूद गए, तो आप लोग क्या होगा, जब भी एग्जाम होगा आप लोग जो है अपना माथा पकड़कर बैठोगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि किधर जाना है, क्योंकि आप लोग जो है रैंडमाइज वे में आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आओगे। ऐसा ही कुछ है यहां पर दिल्ली की बाढ़ के अंदर भी अभी जो चीज देखने को मिल रही है। सोचो एक बांध बना हुआ है, ये बांध के अंदर में दुनिया भर का पानी रुका हुआ है, और ये जरूरी भी है रोकना। क्यों? क्योंकि जब गर्मी आती है तो इसी में से पानी निकाल निकाल कर जो है यहाँ पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, यहाँ पर फिशरी के लिए, या फिर यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए प्रोवाइड कराया जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए। तो एक तरीके का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है ये, ठीक है। अब इसमें पानी रखना भी जरूरी है यहाँ पर कि हाँ वैसा इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आपूर्ति होगी यहाँ पर इन सारी चीजों की। अब सोचो यहाँ पर इसको हमने फुल भर के रख रखा है, अब फुल भर के रख रखा है, इसमें पानी आने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसा भी इन सब लोगों को पानी प्रोवाइड कराना है जब यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अब यहाँ पर बारिश जो है वो इतनी हो गई कि जितना पानी इसमें था ऑलरेडी उतनी ही बारिश हो गई। तो अब इसको सही तरीके से रखने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना पानी है उसको सारे को छोड़ना पड़ेगा, और उसको छोड़ते ही आसपास वाले रीजन में क्या होगा, वो पानी पानी हो जाएगा।
तो यहां पर सबसे बड़ी फेलियर किसका है, वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हो, क्योंकि आईएमडी को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, तो आईएमडी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। आईएमडी ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं, तो एटलीस्ट इनको भी तो इतनी जगह रखनी चाहिए ना कि भाई साहब 2 रोटी खाली, कम से कम 2 रोटी की और जगह रहे, ठीक है। पर लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने भी स्टार्टिंग में पूरी 4 की 4 रोटी खाए बैठे हैं। इन्होंने इतनी जगह नहीं रखी, कल को अगर अच्छी खासी बारिश होने लगे तो तुम उस पानी को कहां पर समाओगे, तो वो भी यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इंसान को इन चीजों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें होगी। आईएमडी अपना काम करे। अब इनको आईएमडी ने मान लीजिए अगर 72 घंटे पहले या फिर कुछ टाइम पहले या फिर एक तरीके से 1 हफ्ते पहले कुछ वार्निंग दे दी, तो उसी के हिसाब से कुछ कुछ करके पानी को रिलीज करने स्टार्ट कर दे। अब रिलीज कब करते हैं, रिलीज तब करते हैं जब ये टूटने को हो गया, यार ये तो टूटने को हो रहा है, अब क्या करें, अब पानी रिलीज कर दो। अब उतना रिलीज करना पड़ेगा ताकि इसको टूटने से बचा ले, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर तो भाई साहब बाढ़ आ जाएगी, फिर तो ऐसी आ जाएगी, तबाही माम बच जाएगा। तो सबसे खतरनाक सिचुएशन ये क्या हो गया, ये एक तरीका मिसमैनेजमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हो। अगर चीजों को ढंग से मैनेज किया जाता तो आसानी से चीजें हो जाती। तो इसी के चलते बोल रहे हैं कि यहां पर अगर आप लोगों को इमरजेंसी को एड्रेस करना है, तो सबसे पहले तो कंट्रोल वाटर को आप लोगों को रिलीज करना पड़ेगा। किस तरीके से, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो बैराज था हरियाणा के अंदर में, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए कितना पानी इसके अंदर रखना है, कितनी रिक्वायरमेंट है। ऐसा थोड़ा ना कि भर के बैठे हैं आप, बारिश, वो भी बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में तो एटलीस्ट पहले थोड़ा सा रिलीज करना स्टार्ट कर दो। अगर बारिश थोड़ी अच्छी लेवल की हो जाए, तुम पानी नहीं संभाल पा रहे हो, तो ये गलत बात है। कोऑर्डिनेट करना भाई साहब, दिल्ली और हरियाणा के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब हरियाणा में कोई और सरकार है, दिल्ली में कोई और सरकार है, अब ऐसा छोड़ दिया पानी, ले लो बल्ले, हो गया बल्ले बल्ले। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कल को चाइना, अगर जितने बड़े बड़े डैम बना रखे हैं चाइना ने आज की डेट में, अगर बात करोगे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, अगर वो उसको छोड़ दे तो नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा बह जाएगा हमारा। समझ रहे हो आप लोग, कितनी बुरी त्रासदी वहां पर देखने को मिल सकती है। तो इसको एक तरीके से आने वाले टाइम में इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चाइना के पास में एक ऐसा वेपन है कि वो हमारे बहुत सारे एरिया को बर्बाद कर सकता है अगर कल को चाइना के साथ में लड़ाई होती है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो। सेम काम कहीं ना कहीं हम लोग पाकिस्तान के साथ में कर सकते हैं काफी हद तक, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो चीजों को रिप्लेस करना, मॉनिटर करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना, अगर कल को चाइना ऐसी हरकतें करता है तो हम लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए। कम से कम उन रीजन में जहां पर ब्रह्मपुत्र बह रही है, आसपास वाले रीजन को एटलीस्ट इतना रखे कि वहां पर इंसान जो भी रहते हैं वहां पर एक तो कम इंसान रहे एटलीस्ट, और जो भी रहते हैं ऐसा कुछ रहे कि वहां पर इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया जाए। ऐसी ऐसी हमारे पास में सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन वहां पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉनिटर करना और इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना ये काफी जरूरी है। कम्युनिटी को बताया जाए इसके बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है, ताकि वो भी अपना साथ सामान जो है वो थोड़ा साथ में रखे। पर लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, तो सारा रेंडमाइज और सारी चीजें अनप्लान्ड हो गई। और भी उस टाइम पर जब हम लोग G20 की मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, पूरा दिल्ली जो है वो डूबा हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी न्यूज बन रही है भाई साहब इसकी कि पूरा दिल्ली जो है पानी पानी हो रहा है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और पानी पानी किसकी वजह से ये हो रहा है, यमुना रिवर की वजह से। तो यमुना रिवर आप लोग देखते हैं, दिल्ली यहाँ पर हो गया, आगरा यहाँ पर हो गया, तो यमुना रिवर के किनारे पर जो सिटी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें जो आप लोग समझ सकते हैं। फ्लड क्या होती है उसका रीजन ये, कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब थोड़ा सा तसल्ली में अगर यमुना रिवर के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर यमुना रिवर के बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल में यमुना रिवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यमुना रिवर को जब जाकर देखोगे तो सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में यमुना रिवर के बारे में है, एक एक कर। जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 1376 किलोमीटर, तो अच्छी खासी लंबी रिवर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर ये क्या है, ये त्रिवेणी संगम, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिस पर कुंभ का मेला भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये हिंदू के लिए काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, 12 साल में एक बार आता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनसे होकर बहती है। कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं कि किस किस एरिया से ये रिवर होकर बहती है। इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, ये फिरोजाबाद, ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ डैम भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड का है और एक हरियाणा का डैम। जैसे इसी के ऊपर ट्रिब्यूटरी कई सारी है, टोन, गिर। इसी के साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, यहाँ पर यमुना एक्शन प्लान है और दिल्ली गवर्नमेंट का खुद का 6 पॉइंट एक्शन प्लान है यहाँ पर 2025 का, ये आप लोग याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2010 में यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा इसके ऊपर, आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रिवर है वो पास थ्रू होती है हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, ब्यास, चेनाब, रवि, सतलज और यमुना।
तो ये याद रखते हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोग के बनते हैं। तो बेसिक चीजें ऐसे तैयार करनी है ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप लोगों को अब यहाँ पर पूरा यमुना का भी पता चल गया, एक तरीके से जीएस पेपर 1 की भी तैयारी होगी आप लोगों की। डिजास्टर किस तरीके से क्या क्या आ रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मैं बेस भी क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, इसी के साथ में क्या क्या रीजन है सारी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को बता दी। तो ऐसे कहते हैं टॉपिक को तैयार करना। अब फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है वैसे, अगर देखना चाहे तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो भी सारी यमुना के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है उसी से रिलेटेड ये आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आंसर भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं सारी चीजें, तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चन रहते हैं इनको आप लोगों को क्विज की फॉर्म में एप्लीकेशन पर भी अपडेट किया जाता है। तो अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ने के बाद में वहां पर जाकर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को याद भी रहेगा, क्योंकि यहाँ तो इमीडिएटली पढ़ाता हूँ, इमीडिएटली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि हाँ यार सारी चीजें याद हैं, पर कुछ टाइम समय बाद जैसे शाम को 5 बजे आप लोग जाकर प्रैक्टिस करो तो जो भी पुरानी चीजें पढ़ते हैं उनके क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं, तो और अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी नॉलेज को चेक करने का कि हाँ सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर कोई गड़बड़ हो गई तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आर्टिकल लगता है अच्छा है बुरा, 1 सेकंड लगी उसको बताने में तो बता दिया करो, ओके। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कुछ नया सिखाऊंगा आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर में। अगर आज की डेट में हम लोग बोले कि राइट टू लाइफ जो है हमारे किस आर्टिकल के अंदर में लिखा हुआ है, संविधान के अंदर में, यानी कि एक इंसान को जिंदा रहने का अधिकार है, तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा हुआ है ये आप लोगों को बताना है। लेकिन यहां पर इसके अपोजिट बात करेंगे कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि एक इंसान को अगर डेथ मिली जाए उसको इस जिंदगी से, उसको बेसिकली एक तरीके से कई बार इंसान को डेथ दे दी जाती है, किसी ने किसी को गोली मार दिया, फिर कुछ एक हत्या कर दी, तो यहाँ पर एक इंसान की बॉडी एक तरीके से किस तरीके से ट्रीट करनी चाहिए, तो वो भी एक डिग्निटी वाली बात होती है, वो किस आर्टिकल के अंदर में आता है। और उसके साथ में कुछ गलत बात होती है तो उसको कौन देखेगा यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बोला गया कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि बालासोर के अंदर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके जो विक्टिम थे उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर दोनों के ऊपर आरोप लगाया गया है। एक तो लगाया गया रेलवे के ऊपर कि रेलवे भी बदतमीजी काट रही है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो कि उड़ीसा है वो भी बदतमीजी काट रही है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है एनएचआरसी के पास में जाकर। तो पूरा मुद्दा क्या है, ह्यूमन राइट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन राइट के बारे में आप लोग क्या क्या समझ सकते हैं, तो बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। ह्यूमन राइट डे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन से आगे हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। सबसे पहले तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर यह है कि एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में भी यहां पर कॉल गई। तो उन्होंने यहां पर बोला कि यहां पर उड़ीसा सरकार और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इंडियन रेलवे वो फेल हो गए हैं डिग्निटी ऑफ द डेड, यानी कि जिनकी जान जा चुकी है उनको एक डिग्निफाइड चीजें प्रोवाइड कराने में। जो रेल एक्सीडेंट यहां पर हुआ था, और रेल एक्सीडेंट क्या था वहां पर, वो कंप्लीटली फेलियर आप लोग बोल सकते हैं एक सिस्टम का, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन एक एरर भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रही है। तो जो वहां पर जो हरकतें देखने को मिली और उसकी वजह से जो लोगों की जान गई, अब उनको जिनकी जान चली गई उसको भी हम लोग इज्जत नहीं बरकरार, उसको भी इज्जत नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके चलते बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो बात करेंगे एनएचआरसी के बारे में। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो इसको जाके सर्च करेंगे एनएचआरसी के बारे में, तो आप लोगों को यहां पर सारी चीजें खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि हमारे देश के अंदर में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, और ये आज की नहीं है, ये काफी पुरानी बॉडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। यानी कि मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि ये 1993 में बनाया गया एक अमेंडमेंट करके, बेसिकली हमारे देश के अंदर में आगे चलकर इसके अंदर में अमेंडमेंट भी किया गया। पहले स्टार्टिंग में ये नॉर्मली बनाया गया था, तो 1993 में यहाँ पर इसके प्रोविजन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर में है। तो यानी कि ये कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी यानी कि एक वैधानिक बॉडी है, और वो कैसी होती है, जिसको कानून पास कर पार्लियामेंट से बनाया जाता है। इसकी अभी रिसेंटली सिल्वर जुबली भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिल्वर जुबली क्या होती है, वो होती है 25 साल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिल्वर जुबली भी देखने को मिल रही है। और ये किसके लिए काम करता है, ये एक तरीका वॉच डॉग होता है। वॉच डॉग मतलब एक ध्यान रखने वाला देश के अंदर में कि इंसानों की जो जिंदगी है उसके साथ में कुछ छेड़खानी तो नहीं हो रही, गलत तरीके से उनकी जिंदगी सही तरीके से लोगों को मिल रही है। तो ये बातें देखने को मिलती है। इसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है, और ह्यूमन राइट की डेफिनेशन ये यूएन के हिसाब से यहां पर दी गई है। यूएन क्या बोलता है कि यहां पर ऐसे अधिकार जो कि एक तरीके से रिलीजन, सेक्स, रेस, इनसे सबसे ऊपर हो, एक इंसान को इंसान होने के नाते इंसान की तरीके से ट्रीट किया जाए, ये ह्यूमन राइट होते हैं।
तो यहाँ पर लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, इनको आप लोग देखते हैं। और हर एक इंसान बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो इंटाइटल है, जिनके इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना ही एक इंसान की इंसानियत है, ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट होते हैं उनमें ह्यूमन राइट की जब बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ऐसी चीज़ों को देखें, या तो कोई कंप्लेन करे ह्यूमन राइट वालों के पास में जाकर कि भाई साहब यहाँ ये गड़बड़ हो गई, या फिर ये भी न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ लिया, इन्होंने किसी न्यूज़ में सुन लिया, तो खुद से भी एक्शन ले सकते हैं। और उस एक्शन को बोलते हैं शू मोटो एक्शन, यानी कि अपने आप से, स्वयं से हम लोगों ने एक्शन लेना सोचा कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर में अगर बात करें तो मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें चेयरपर्सन और 7 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो आउट ऑफ चेयरपर्सन जो है 6 जो रहते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं, अलग अलग ग्रुप से निकल कर आते हैं, यानी कि जो अलग अलग हमारे देश के अंदर में जो कमीशन है, ठीक है, जैसे SC ST कमीशन हो गया, ठीक है, इसी तरीके से इनसे सबसे यहाँ पर मेंबर निकल कर आते हैं। चेयरपर्सन जो है वो 2 पर्सन में से कोई भी हो सकता है, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले यहाँ पर क्या था कि भाई साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेंगे, अमेंडमेंट करके रिसेंटली अभी इसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बोला गया अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसी के साथ में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन होम मिनिस्टर। तो 5 लोगों के, ये 5 ग्रुप के बेसिकली एक तरीके से आप लोग मेंबर बोल सकते हैं, 5 लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर टर्म के बारे में बात करें आप लोग यहाँ पर कि टर्म वगैरह इसकी कैसे रहने वाली है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि टर्म वगैरह जो रहती है 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले होगा वो यहाँ पर इसका ड्यूरेशन रहेगा। हटाने की जब बात करते हैं तो ये तो बैंक्रप्सी, अनसाउंड माइंड, या फिर इंसान ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि उसको जेल में भेज दिया गया, तो ये देखने को मिलेगा। और इंक्वायरी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि कैसे रिमूव किया जा रहा है, रीजन क्या है। लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशन भी अगर इसकी आप लोग यहाँ पर बात करें, कमीशन जो है, अगर कोई भी मैटर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है और कमीशन की नजर नहीं पड़ी तो भाई साहब उस मैटर को फ्री उठा नहीं सकता। ठीक है, इनके ताजे ताजे मैटर इसको सारे उठाने पड़ेंगे। दूसरा अगर बात की जाए यहाँ पर, ये क्या बोला जा रहा है कि लिमिटेड जुडिक्शन है, यानी कि अगर आर्म फोर्स में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो इसके हाथ में पावर नहीं है कि आर्म फोर्स के बारे में यहाँ पर ये कुछ बातें कर सके। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर प्राइवेट अगर कोई चीजें आ रही है यहाँ पर, उसमें भी ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ज्यादातर सरकार अगर कुछ उल्टा सीधा कर रही है उसमें इसकी ज्यादा दादागिरी चल जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। और बाकी यहाँ पर आप लोग जाकर देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को हिंदी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग कंफ्यूजियाना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं और फिर बोलते हो कि यार ये कहाँ से आ गया। तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग लेकर चलोगे तो आप लोगों को पता रहेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो कि यूपीएससी ने पूछा था, यहाँ पर देख सकते हैं, देखोगे तो यहाँ पर 2020 का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि ह्यूमन राइट के बारे में कहाँ कहाँ पर बात की जा रही है संविधान में, जैसे प्रीएम्बल हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, या फंडामेंटल राइट हो गया। तो सारी जगह यहाँ पर बात की जा रही है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे फंडामेंटल राइट में भी की जा रही है, प्रीएम्बल में भी की जा रही है, और डीपीएससी में भी यहाँ पर की जा रही है अगर ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर इंसानों की डिग्निटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से पूछती है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों को यहाँ पर बता दें, 10 दिसंबर को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट डे, और ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है, तो 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया और ऑब्जर्व किया था। फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट है ये द लोगों के लिए, और बेसिक ह्यूमन राइट फ्रीडम के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। वही बात कि इंसानों को इंसान ट्रीट करने के लिए बोला जाता है। थीम क्या है कि डिग्निटी के साथ में रहना है, जस्टिस मिलना चाहिए, और इंसान जो है वो सबके लिए यहाँ पर ये चीजें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान तो लाइफ एंजॉय कर रहा है और दूसरा जो सेम कैटेगरी में कोई इंसान जो है वो अपनी लाइफ जो है वो जैसे तैसे काट रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि इस दिन डे सेलिब्रेट किया था, तो ये तो आप लोगों को बता दिया। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से बनते हैं तो। ये था वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ पर इसका डी था। तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही है, और यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है उसमें से यहाँ पर निकाल के लाई जाती हैं सारी चीजें कि किस तरीके से ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस देना है और कैसे कैसे हम लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताना है कि किस किसने ऋतिक रोशन की मूवी देखी है जादू वाली, जिसमें वो दूसरे ग्रह का प्राणी होता है, धरती पर आता है, क्योंकि उसके फादर साहब जो हैं कुछ ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर तब जाकर वो धरती पर आता है।
लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई है वहां पर कि आज की डेट में पृथ्वी के अलावा कहीं और भी लाइफ है। आप लोग जानते हैं हमारा प्लेनेटरी सिस्टम क्या है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि इनको नाम से अगर आप लोग पुकारो तो इनके नाम बेसिकली अलग अलग आप लोग हिंदी में भी यहाँ पर देखते हैं। ये सारे के सारे जो ग्रह हैं, जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर मरकरी को बुध बोलते हैं, वीनस को शुक्र, अर्थ को तो पृथ्वी बोलते ही हैं, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण। तो ये जो सारे के सारे ग्रह हैं, अब इसमें से हमको ये लगता है कि बस यार हमारी पृथ्वी के ऊपर ही जो है बेसिकली जीवन संभव है। इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है तो ऐसा माहौल तो यार थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, मार्स के ऊपर भी, और थोड़ा सा उधर भी हो सकता है कि जहां पर जो है जीवन संभव हो। तो इसीलिए हम लोग जहां पर भी जाते हैं ये खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या और कोई ग्रह है इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के अंदर में जहां हमारे जैसे इंसान रहते हों। तो आप लोग सोचो अगर कोई ऐसा ग्रह होगा भी कि दुनिया भर की गैलेक्सी है, किसी न किसी गैलेक्सी में कुछ ऐसा होगा, तो वो ये खोज रहे होंगे कि क्या कहीं और भी लोग रहते हैं, क्या पता वो भी हमारे बेसिकली साथ में कॉन्टेक्ट साधने की कोशिश कर रहे हो, जैसा उस मूवी में दिखाया गया है। तो ये बेसिकली पूरा मुद्दा यहाँ पर यही है कि क्यों ना इस तरीके की सिचुएशन खोजा जाए जहां पर कहीं ना कहीं जो जीवन संभव होने के चांसेस देखने को मिले। ठीक है, तो इसी के ऊपर अभी कुछ सक्सेस मिलती हुई नजर आई। यहाँ पर जो साइंटिस्ट जो बेसिकली यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस का पता चला है, और इस गैस के होने का मतलब ये माना जाता है कि यहाँ पर जीवन संभव होने के चांसेस हैं। गैस का नाम क्या है? इसका नाम है फोस्फीन। तो यहाँ पर जब डीपर लेवल पर स्टडी की गई, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, एक टेलीस्कोप आप लोग बोल सकते हो, जो कि कहाँ रखी हुई है, ये हवाई में रखी गई है। हवाई क्या है? यूएसए की एक ऐसी लोकेशन है जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मतलब क्या है इसका? मतलब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। आइए लेकर चलते हैं आप लोग इस लोकेशन पर, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन ये यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल रही है, और ये अकेला पोर्शन ऐसा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इधर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो आप लोगों को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। पर हवाई अकेला ऐसा का ऐसा है जो यूएसए का अकेला पोर्शन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आप लोगों को नीचे नजर आता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर ये जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली ये यहाँ पर स्टडी कर रहा था, और इससे पता चला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोस्फीन जो है ये गैस यहाँ पर पाई गई है। तो इस टेलीस्कोप का भी नाम याद रखिएगा जिसका नाम है JCMT। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे अगर आप लोग नॉर्मली अगर धरती पर देखें तो क्यों ऐसा बेसिकली संभव है कि यहाँ पर इंसान पाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा इन्वायरमेंट है कि हम जैसे इंसान जो है यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। तो सबसे बड़ा खेल जो होता है वो होता है वहां पर एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या खोजेंगे? एटमॉस्फेयर खोजेंगे, कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके। तो फोस्फीन जो गैस है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी गैस है जो कि नेचुरली बाय द बैक्टीरिया डेवलप होती है, और वेरी लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट की यहाँ पर जरूरत होती है, जिसमें यानी कि एक तरीके से फोस्फीन जो प्रोड्यूस की जाती है वो कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह कि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा कुछ ना धरती पर जैसे जीवन संभव हुआ, तो कुछ ना कुछ ऐसा माहौल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बेसिकली जो पाया जा रहा है इसको हाइड्रोजन फोस्फीन बोला जा रहा है। ठीक है, ये कलरलेस होती है, इसमें मतलब एक तरीके कोई कलर नहीं होता है, कोई फ्लेम नहीं होता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस होती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो गैस है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर पाई जाती है तो गार्लिक जैसी इसमें से हल्की हल्की सी, मतलब एक जैसे एक लहसुन जैसी सुगंध इसमें से आप लोग बोल सकते हैं। जिसको सुगंध लगती है वो सुगंध बोल सकता है, जिसको दुर्गंध लगती है लहसुन उसको दुर्गंध बोल सकता है। पर लेकिन अगर मॉर्निंग में आप लोग एक लहसुन की जो पोथी होती है ना उसको आप लोग खाली पेट खाओगे तो कभी भी आप लोगों का जो बेसिकली एक तरीके से बोलते हैं ना पेट का जो हाजमा होता है वो कभी खराब नहीं होगा, हमेशा आप लोगों का अच्छा रहेगा। बहुत सारे और भी फायदे आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके। ठीक है, तो ये बोला जाता है। फोस्फीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी आप लोग याद रखते हैं, कई बार यहाँ पर ये चीज़ें पूछ ली जाती है, CA3P2। ठीक है,
तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पर। और जिस तरीके से फोस्फीन के बारे में बात की जा रही है, तो फोस्फीन अगर मिल जाता है तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन जो एक नहीं कहते हैं कि बेसिकली जीवन होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। फोस्फीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस भी है, जैसे इसका जो इस्तेमाल है एग्रीकल्चर में, इसी के साथ में यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक प्रोडक्शन में, बहुत सारी ऐसी जगह आप लोगों को फोस्फीन का जो है यूज़ भी होता हुआ नजर आता है। तो ये बातें यहाँ पर बेसिकली बताई गई है कि अगर फोस्फीन है तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये तो मैंने बता दी इसके बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्या क्या है, किस तरीके है, क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या यूज़ है। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर बात की जा रही है वीनस के बारे में। तो वीनस एक ग्रह है जिसके नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो जब वीनस के बारे में हम लोग बात करें, इसको हिंदू में शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रोमन जो गोडेसेस हैं, इनके जो देवी हैं जो कि बेसिकली लव और ब्यूटी के लिए जानी जाती है, उसके नाम पर वीनस का नाम रखा गया है। तो सेकंड प्लैनेट है यहाँ पर सन से, और यहाँ पर सिक्स्थ है अगर बात करें यहाँ पर सोलर सिस्टम के अंदर में साइज और मास में, अगर इसको बात करेंगे कितना छोटा प्लैनेट है यहाँ पर। सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल है यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट जो कि मून के बाद में, यानी कि मून सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अनलाइक अदर प्लैनेट, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें ओवर सोलर सिस्टम के अंदर में वीनस और जो यूरेनस है, ये स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी की सुई, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों को इसके अलावा देखने को मिलेंगे वो कैसे करते हैं काम, वो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम के अंदर में, ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर आप लोग इसकी पोजीशन देखोगे इंडिया के कंपेयर, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ पृथ्वी के कंपेयर में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये काफी पास में यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में ए डे ऑन जो वीनस है इज लॉन्गर देन ए ईयर, यानी कि डे इतना लंबा होता है कि एक साल से भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को बड़ा देखने को मिलेगा जब हम लोग अपने साथ में यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसको अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है। अगर वीनस के बारे में बात करें तो अर्थ का ट्विंस यानी कि जुड़वा, क्यों? क्योंकि इसमें सिमिलरिटी, मास, साइज और जो डेंसिटी है वो अर्थ के इक्विवेलेंट लगभग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको अर्थ का इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। और इसी के साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 90% ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब 90 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया के, अगर पृथ्वी के कंपेयर में। बार बार पृथ्वी का नाम लेते हैं, इंडिया याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पृथ्वी मतलब इंडिया है, और कोई नहीं रहता यहाँ पर तो इसके बारे में जानने की दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में जानने के लिए। तो उसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी हैं और आगे भी आने वाले हैं। यूएसए ने यहाँ पर 1962 से लेके 1974 तक का, इसी के साथ में 1978, 1989 में, रसिया ने यहाँ पर ट्राई किया 1967, 1983, 1985 में, जापान ने 2015 में, और यूरोप ने भी यहाँ पर 2005 में यहाँ पर बेसिकली वीनस के लिए अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर काम करने की कोशिश की है। क्या हमारे देश का भी कोई वीनस के लिए प्रोजेक्ट है? तो हाँ, हम भी इसके लिए रेडी कर रहे हैं, जिसका नाम शुक्रयान मिशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसरो प्लान कर रहे हैं मिशन के बेसिकली शुक्रयान, शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान, ठीक है। जैसे अभी चंद्र ग्रह के लिए चंद्रयान हो गया, ऐसे ही शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा याद रखते हैं, क्योंकि हम भी जो है, हमारी इसरो भी किसी से कम थोड़ी ना है, हमारी छोरी किसी से छोरों तक कम थोड़ी ना, हाँ, तो हमारी इसरो भी जो है किसी से कम थोड़ी ना है। तो ये वाली बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर फोस्फीन यूज की जाती है किसके बारे में, यहाँ पर ये बात की जा रही है फेमिजेंट के बारे में। तो फेमिजेंट जो होती है उसके लिए यहाँ पर फोस्फीन इज यूज्ड एज ए फेमिजेंट, मतलब फेमिजेंट का मतलब क्या है, किल इंसेक्ट्स और रोडरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो भी कीड़े पतंगे होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। प्रिवेंट फंगल ग्रोथ, इसी के साथ में इनहेंस क्रॉप यील्ड, इसी के साथ में यहाँ पर इंप्रूव सॉइल क्वालिटी। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर इसका ए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसका क्या क्या यूज है तो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है फोस्फीन के बारे में, कि यहाँ पर फोस्फीन जो है ये बेसिकली फोस्फीन ऑन अर्थ इज डेवलप बाय द नेचुरली बाय द बैक्टीरिया, जो कि बेसिकली रहते हैं वेरी लो जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट रहता है। फोस्फीन प्रोड्यूस की जाती है अर्थ के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि फोस्फेट से एक तरीके से यहाँ पर मिनरल और बायोजोलॉजिकल मिनरल्स होते हैं उसमें ऐड करते हैं हाइड्रोजन, तो एक पूरा प्रॉपर प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसको आप लोग हाइड्रोजन फोस्फीन के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है अमोनिया के, NH3 के, बस फोस्फीन जो है वो मच पुअर सोलवेंट है देन द अमोनिया, अमोनिया घुल जाती है, घुलती नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट अगर बात बोली जाए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबोव? आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर है यहाँ पर इसका सी। रीजन क्या है? ये बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये यहाँ पर इसका अपोजिट बोला गया है।
तो लेस नहीं है यहाँ पर, ये ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मच लेस सोलेबल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर मोर बोला गया है पर लेकिन ये ज़्यादा सोलेबल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी की सारी आप लोगों को सॉरी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी अगर बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस के हैं अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये मैच करने के लिए भी आ जाता है आप लोगों से, तो इसको भी आप लोग मैच कर लेना। तो यहाँ पर वीनस एक्सप्रेस यूरोप का है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मैगेलन, ठीक है, यूएसए का है। इसी के साथ में वेगास ये रसिया का है। इसी के साथ में अकातिक्सकी ये जापान का है। इसी के साथ में वेनेरा ये यूएसए का है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के नाम है, इनको मैच कर जब आप लोग देखोगे तो आंसर आप लोगों को सी नजर आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार चीज तैयार होगी तो फिर माइंड में क्लैरिटी रहेगी। और ये साइंस एंड टेक के अंदर में बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक हो जाता है अगर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ इस तरीके की स्टडी चल रही है हमारे देव पृथ्वी के ऊपर कि हम लोग दूसरे ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मौका मिले किसी ग्रह पर जाने का तो आप लोग किन से ग्रह पर जाओगे बताओ जरा कि यार हाँ यहाँ तो एक बार घूमने का मन है कौन सा ग्रह होगा आप लोग ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। कई बार ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से, खासकर अगर आप लोग सीरियस एनडीए और कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं जहां पर डिफेंस के बारे में बात की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि इंडिया जो है उसकी पोजीशन क्या है अगर दुनिया में आप लोग बात करेंगे एज ए पावरफुल मिलिट्री के तौर पर। तो यूएसए जो है वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर है। हालांकि पाकिस्तान की जो 7वीं पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ये मैक्सिमम चाइना की वजह से है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर इंडिया और पांचवे पर है जापान। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कंट्री के बारे में पूछा जाए तो ये रैंकिंग यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कंपेयर भी किया जाता है एक पर्टिकुलर देश की मिलिट्री को। और मिलिट्री की जब हम लोग बात करते हैं इसमें आप लोगों को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इसके अंदर तीनों आप लोगों को यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलती है। ये जो रैंकिंग तैयार की गई है ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा डेटा तैयार किया गया है, जो कि एक वेबसाइट है जो कि डिफेंस के बारे में डेटा इकट्ठा करती है। तो इसने यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया है और इंडिया जो है उसको फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी के तौर पर दुनिया में यहाँ पर दिखा है। तो अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ बोलती है तो इससे कहीं ना कहीं साख बढ़ती है और हमारे देश की भी यहाँ पर साख बढ़ के सामने निकल कर आती है। और हमारे देश में जिस तरीके से ह्यूज इन्वेस्टमेंट अभी किया जा रहा है हमारी आर्मी के ऊपर और इतना लार्ज स्केल पर हम लोग चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इस पोजीशन पर लाकर हम लोग को रख देता है। और आज के दिन में हम लोग कहीं ना कहीं डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे भी हैं जो कि दुनिया को बेच रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा ब्रह्मोस के लिए डील की हम लोगों ने, फिलीपीन के साथ में और भी कई सारे देश जो हैं जो आगे निकल कर आए हैं। यूएसए जो है वो टॉप लिस्ट पर है रैंकिंग के अंदर में। यूएसए, रसिया और चाइना सेकंड और थर्ड पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो कंट्री है विद अ वीक मिलिट्री फोर्सेज वो आप लोगों को देखने को मिलेगा लिस्ट में है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो भूटान और आइसलैंड। तो यहाँ पर इनको लगता है कि मिलिट्री का करना ही क्या है यार, इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, इसलिए भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री की कैटेगरी में भी रखा जाता है। और ये सारी वो कंट्री है जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह काफी हाई देखने को मिलेंगे। आप लोग खुद सोचो अगर हमारे एक साइड में पाकिस्तान और एक साइड में आप लोग को चाइना, ये दो ऐसे काले दाग हैं हमारे ऊपर, अगर ये हट जाएं तो क्या हम लोग को लगता है कि आर्मी को इतना दुरुस्त रखने की जरूरत है? जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिफेंस आर्मी के ऊपर दिया जाता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में गरीब तबके को इंपावर करने के लिए, ढांचागत विकास करने के लिए। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। और ये हर जगह आप लोग खुद सोचो, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में जितना पैसा खर्च हो गया वो पैसे को अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता तो कितना सारा डेवलपमेंट किया जा सकता था। पर कुछ कंट्री की बेसिकली अपनी वो नहीं कहते एक तरीके से मार्केटिंग के लिए सारी हरकतें देखने को मिल रही है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगा। इंडिया की जो रैंक है अब वो यूरोपियन कंट्री है, यूके और इटली आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। यानी कि कोई नहीं चाहता डिफेंस में ज्यादा खर्च करना है, बस वही चाहते हैं जिसकी मजबूरी है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर सब जगह शांति रहे तो कितना अच्छा रहे, इन सब चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े? पर लेकिन ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री भी उठाकर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों को हमेशा चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है आईपीएल के बारे में, इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं जिसको आप लोग।
ये आज के डेट में इतना बड़ा एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, जिसके चलते लोग जो है कहीं ना कहीं इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में देखने को मिलेगा, इसके पीछे पड़े रहते हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर छाप देना हमारा, कोई कह रहा है यहाँ पर छाप देना, कोई कंधे पर, कोई कमर पर। तो ये 80% इसकी वैल्यू बढ़ गई है पिछले साल के कंपेयर करेंगे। 2022 में आईपीएल की जो वैल्यू थी वो थी $1.8 बिलियन, अभी यहां पर बन गई $3.2 बिलियन, यानी कि इतना अगर पाकिस्तान और श्रीलंका को मिल जाता तो उनकी गरीबी मिट जाती, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इतना पैसा है यहाँ पर, ये 3.2 बिलियन, जो कि यहाँ पर अभी जो वैल्यू दिखाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें अगर आप लोग बात करेंगे बेसिकली सबसे जो एक तरीके से तो आईपीएल की वैल्यू दिखा रही है, यहाँ पर ब्रांड वैल्यू की बात की जा रही है आईपीएल की। अभी यहाँ पर इसमें जितनी सारी टीम है, अच्छा आईपीएल में कितनी टीम है टोटल, अगर आप लोगों से पूछ जाए, आप लोगों को ये बताना था टोटल टीम कितनी है। इसमें सबसे हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू जो है वो है चेन्नई सुपर किंग की, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 212 मिलियन है चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू, और इसमें फिर आप लोगों को आरसीबी और मुंबई इंडियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और फिर है मुंबई इंडियन। सबसे ज्यादा बार किसके द्वारा जीता गया है आईपीएल, और दूसरे नंबर पर किसके द्वारा जीता गया है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन देता है, ठीक है, तो आंसर जरूर देना, एटलीस्ट ट्राई जरूर करना। ओके, ये एक नेशनल लेवल की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एमओयू साइन किया गया है, और ये काफी बड़ी बात है। आप लोगों ने अगर बजट वाली वीडियो देखी होगी उठाकर, जब मैंने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हमारे देश में मोटा अनाज को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी 2023 को यहाँ पर दलहन के ईयर के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। मोटा अनाज अगर हम लोग खाते हैं, आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना होगा बाजरा की रोटी बना करती थी रेगुलरली, बेसिकली उसके अंदर में और भी चना बाजरा मिलाकर रोटी बनाई जाती थी। गोचनी की रोटी आप लोग कई बार बोलते हैं, अगर गांव से आता है तो आप लोग ये सारे शब्द जानते होंगे। मक्का की रोटी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, पर लेकिन आज के टाइम पर अगर आप लोग देखेंगे गेहूं की रोटी, में जब अपने दादाजी से बात किया करते थे हम लोग, तो बोला करते थे कि यार गेहूं की रोटी तो तब बना करती थी जब हमारे यहाँ पर मेहमान आया करते थे कभी कभी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिला करती थी। पर लेकिन आज के डेट में अपोजिट हो गया है, यानी कि जो हेल्दी चीज है उससे हम लोग शिफ्ट हो गए, और आज के डेट में तो मैदा खाते हैं। कोई एक तरीके से ना आप लोगों को सारी चीजें ऐसी चल रही हैं आज के डेट में, जो कि सेहत को दर बर्बाद करने का एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इनको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये सारी आप लोगों की सेहत को बर्बाद करने वाली है, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो अच्छी बात क्या है, अभी हमारी आर्मी की डाइट में इंक्लूड किया गया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी यहाँ पर बात की है कि वो भी आर्मी की जो डाइट है उसमें इसको इंक्लूड करेंगे, और फोर्सेस जो हैं उसके लिए सेफ और न्यूट्रिस जो खाना है, यानी कि एक अच्छा आहार उनको देखने को मिलने वाला है। एम ये भी है इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए कि यार इतना अच्छा डाइटरी सिस्टम है, और किसानों को भी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के चलते हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है उसके द्वारा स्टैट्यूट जो स्टेब्लिश किए गए यहाँ पर, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फूड की सेफ्टी के बारे में बात करती है। तो कहीं ना कहीं आर्मी को अच्छा खाना मिलेगा, आर्मी दुरुस्त रहेगी, और फिर पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसियों को ठिकाने लगा के रखेगी, ठीक है। तो ये बात है, मतलब अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। हेल्दी होनी चाहिए हमारी फोर्स यार, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फिर उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें निकल कर आती हैं। स्टेट के बारे में बात करें तो ये यूपी से यूं निकल कर आ रही है, और अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ ली जाती है। तो कई बार क्या रहती है, छोटी छोटी जो न्यूज़ रहती है ना, वो आप लोगों से जैसे वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए रहती है। तो अगर आप लोग उन न्यूज़ को, जैसे एक तो होती है नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की होगी, तो जिस स्टेट में है उसके लिए होती है। पर कई बार क्या होता है, जो स्कीम्स होती है ना, वो मैच करने के लिए आ जाती है, अलग अलग स्टेट की जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हल्का हल्का सा आप लोग याद रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है सोनभद्र ओबरा। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर 800 मेगावाट का है। तो इसके चलते यहाँ पर जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसमें 18,000 करोड़ का खर्च किया जा रहा है, ताकि अच्छी खासी बिजली जो है वो देखने को मिले। इसमें उत्तर प्रदेश जो है 50% देगा, और 50% जो है वो देगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एक तरीके सेंटर की साइड से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो यूनिट है बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग जाकर देखिएगा अपने अपने राज्य में क्या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पूरे देश के अंदर में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। आप लोग इसके बारे में एक बार जाकर थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, क्योंकि पहले भी कई बार इनके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो हल्का सा अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी क्या नहीं, कन्फ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, अवार्ड और पुरस्कार के बारे में बात कर सकते हैं, गेम से रिलेटेड है यहाँ पर। और बात किसके बारे में की जा रही है, बात यहाँ पर की जा रही है एथलेटिक्स जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा
बेसिकली यहाँ पर अवार्ड जो है बेस्ट मेंबरशिप फेडरेशन का दिया गया है यहाँ पर एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि हमारे देश का नाम रोशन आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। AFI को बोलते हैं एथलेटिक्स जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उसको कंफर्म किया गया बेस्ट मेंबर फेडरेशन का अवार्ड किसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर एशियन फेडरेशन ऑफ बैंकॉक के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, पर्सन इन न्यूज में कई बार आ जाया करते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा। इनका नाम है यहाँ पर अदिले सुमेरवाला, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। और एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है यहाँ पर स्पोर्ट की एशिया के अंदर में, जिसने हमारे वाली को यहाँ पर बेस्ट अवार्ड दिया है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है। इंडिया और फ्रांस के बारे में थोड़ा हमने स्टार्टिंग में भी देखा, तो वही बात की जा रही है कि यहाँ पर रफेल वगैरह और स्कॉर्पियन वगैरह खरीदने हैं। 75 प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर आप लोग याद रखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कहने का मतलब यह है कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में डिफेंस के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिसेंटली अभी किया जा रहा है। तो उसके चलते अगर कोई पूछे आप लोगों से तो ये बेसिक सी चीज हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, रखेंगे ना तो ये चीज़ें होती हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाया करते हैं। तो अगर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन रखोगे तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया रहेगा, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी अभी वहाँ पर अच्छे से अपनी विजिट करके आए, तो कौन सा अवार्ड फ्रांस के द्वारा दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। पर्सन इन न्यूज़ में जो है यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है लिथुआनिया के बारे में, ठीक है। लिथुआनिया के जो नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया से, वो है यहाँ पर देवेश उत्तम। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का है, यूरोप के अंदर में एक छोटी सी कंट्री है बाल्टिक सी के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक तरीके से याद आप लोग रखते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो इनका नाम याद रखेगा, इनका नाम है देवेश उत्तम, ठीक है। तो देवेश उत्तम जो है नेक्स्ट एम्बेसडर हैं लिथुआनिया के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर कंफर्म किया गया है। तो ये देवेश उत्तम जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं 2003 बैच के। तो यहाँ पर अब जाकर आप लोगों को देखो, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाते हो ना, खासकर ऐसे जहाँ आप लोगों को देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखते हैं, और यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। गेम के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमारे देश के प्लेयर कहीं खेलने जाते हैं और वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देकर आते हैं, तो कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। तो इसलिए बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। और कई सारे बच्चे बोलते हैं कि गेम से क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये आप लोग देखो, चीज़ों को तैयार करके चलोगे ना, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं निषाद के बारे में। तो निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर में। निषाद कुमार जो है उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। यहाँ पर कहाँ पर चल रही थी चैंपियनशिप, पेरिस फ्रांस के अंदर में चल रही थी। और निषाद ने अचीव किया यहाँ पर ये मेडल हाई जंप में। तो हाई जंप में इनके द्वारा यहाँ पर ये मेडल जीता गया। तो आप लोग देखते हैं इनकी हाथ भी नहीं है, तो जज्बा होना चाहिए यार काम को करने का, बाकी तो सब चलता रहता है। निषाद जो है वो सेकंड एथलेटिक बन चुके हैं जिसके द्वारा यहाँ पर मेडल जीता गया। टॉप 4 रैंक में एथलेटिक्स में 2023 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया था। 2024 के लिए अब यहाँ पर ओलंपिक में तैयार अभी यहाँ पर हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर जीता है आगे फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है और शानदार वाली, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारे देश के जो है एक तरीके से जवान जो है इस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो इसके आंसर आप लोगों को देने हैं। तो स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई, जल शक्ति मिनिस्ट्री, पोर्ट एंड शिपिंग, वाटरवेज, अर्थ और इसी के साथ में ओशन एंड फिशरी। सही आंसर कौन सी है, वैसे पानी से बात की जा रही है तो पानी के बारे में ही है, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल किसके बारे में, यहाँ पर गोवर्धन के बारे में। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल शक्ति, पोर्ट, अर्थ या फिर ओशन। तो यहाँ पर इसमें से ही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री ने एमओयू साइन किया डेवलपमेंट करने के लिए, क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर फुकोट करनाली। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, किसके साथ में है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री ने डेमोस्ट्रेट किया कि एशिया के अंदर में फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन हेलीकॉप्टर, सिंगापुर, फिलीपीन, इंडोनेशिया या इंडिया। सही आंसर क्या है ये बताना है। ये सी सेट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप लोग याद रखते हैं समसपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 2019 में ताजी रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं। 250 के करीब अलग अलग तरीके की आप लोगों को प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर समस्तपुर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। और भी कई सारी यहाँ पर एक तरीके से बर्ड सेंचुरी वगैरह है, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को इसको लेकर नहीं है, ठीक है। आइए अंग्रेजी को कुछ नई सब सिखाता हूँ आप लोग की अंग्रेजी को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पर अच्छे से एक शब्द है उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करिएगा। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये है हेडिंग के बारे में, यानी कि एक तरीके से ध्यान देना, हमें चौकन्ना रहना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, चौकस आदमी भाई साहब एकदम। तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा आंसर रह गए ना आप लोग के बताने, चलिए आंसर बता देते हैं एक बार, फिर यहाँ पर इसको भी देख लेंगे एक सेकेंड। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर पहले का आंसर है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यहाँ पर इसके द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर 2 अक्टूबर 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक का, ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो इसके द्वारा था यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका भी जो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया, दोनों में सेम आंसर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये किसके साथ में है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ये नेपाल के साथ में है। नेपाल के अंदर में हमारे देश की कई सारी कंपनी भी काम करती हैं, और यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कर्नाली रिवर के साथ में मिलकर प्रोजेक्ट, ठीक है। कर्नाली रिवर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये किसके साथ में है, ये इंडिया आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा, इंडिया के बेसिकली यहाँ पर इंडिया का, ठीक है। तो विच कंट्री डेमोस्ट्रेट किया है फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन हेलीकॉप्टर, तो हमारे देश का नाम है यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखते हैं, इसका नाम है गगन। तो जीपीएस एडिड जो जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन है वो इंडिया का सैटेलाइट है, तो उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है एक्यूरेसी, ताकि जीपीएस की पहले जीपीएस यूज करते थे, ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो हम लोग हेलीकॉप्टर वगैरह से परफॉर्मेंस जीपीएस की जगह अपने खुद सिस्टम से देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी सीसेट के अंदर में आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन इसके लिए आप लोगों को नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो क्लियर करना। चलिए अब नेक्स्ट शब्द देखते हैं, ये फिस्टिकप्स। तो ये बना अस्वीकार, यानी कि मुझे पसंद नहीं है, उन्हें कहते हैं आथू, बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कोइंसेंटी, इसका मतलब है विशेषज्ञ किसी चीज में, यानी कहते भाई साहब माहिर बंदा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें स्टेपल, प्रमुख स्टेपल फूड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो काफी एक कोर हिस्सा भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, आप लोग जब स्टेपल फूड के बारे में बात करते हो तो लोकल फूड आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली, कि जो लोकल एरिया में काफी लार्ज स्केल पर खाया जाता है। नेक्स्ट सब जो है ये यहाँ पर फ्रेकस, इसका मतलब है कोलाहल, यानी कि नॉइस डिस्टर्बेंस। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ने में दिक्कत होती है, पड़ोस में जहाँ रहते हैं बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, तो ये सही बात है, कई सारी बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई और ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज आप लोग के 2 टेस्ट होंगे, एक 9:30 बजे से और 11:30 बजे तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरा ये आप लोगों का रहेगा 5 बजे से 6 बजे तक का, ये करंट अफेयर का रहेगा, और ये प्रॉपर टेस्ट रहेगा जिस लेवल पर यूपीएससी टेस्ट लेती है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। जो टॉप 50 आएंगे उसको एक डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जो भी मेहनत करेगा उसको यहाँ पर इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बच्चे ने बोला सर उसका फायदा ऑप्शनल में मिल सकता है क्या, तो ये भी बोला, चलिए इसके लिए मैं टीम से बात करूंगा, ठीक है, वो देखा जाएगा। पर लेकिन फिलहाल मेन कोर्स के लिए मैंने आप लोगों से बात की थी, तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करना, और ये परफॉर्मेंस भी आप लोगों की देखी जाएगी, तो किस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहेगा, तो इसको आप लोग देखना। और इसी के साथ में आप लोगों ने, कई सारे बच्चे जो हैं एक बात बोल रहे हैं कि सर जो क्लास होती हैं बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर में यूपीएससी की, क्या उसकी पीडीएफ मिल सकती है। एक बच्चा कह रहा है सर जो भी चाहिए मुझे ले लो, मैं इतना कोर्स तो नहीं ले पाऊंगा, पर मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, ठीक है। कोई अलग अलग उसमें मतलब बता रहे, मतलब कई सारे बच्चे ने मुझे मेल किया इससे रिलेटेड। कोई कह रहा है सर इसके लिए जो भी सुटेबल लगे हमको इसको प्रोवाइड करा दीजिए, ओनली पीडीएफ से पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए मैं सोच रहा था कुछ आप लोग इसके लिए सजेशन दीजिएगा कि क्या होना चाहिए अगर किसी को इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर इसके लिए जो पीडीएफ है, नॉर्मली देखा आपने कई सारे कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह उनके नोट्स वगैरह आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे, तो ये एक तरीके से पीडीएफ है जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, तो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। कई सारे बच्चे इसके लिए बोल रहे थे, तो इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के टेलीग्राम वगैरह कहीं पर प्रोवाइड कराई दी जा सकती है यहाँ पर। तो बताइएगा जरूर यहाँ पर इसके बारे में क्या किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम अगर कुछ रखा जाए इसके लिए कॉस्टिंग, तो इसके लिए कई सारे बच्चे कुछ से कुछ बोल रहे हैं सर 5,000 4,000, अरे यार पीडीएफ ही तो है यार, ठीक है। वो टीचर्स की हैं, एक बार उनसे बात कर लूंगा मैं, अगर वो कंफर्टेबल इसमें है पब्लिकली प्रोवाइड कराने में, तो मुझे कोई इशू नहीं है, उनसे एक बार देख लेंगे क्या उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो कुछ भी ऐसी बेसिक सी चीज़ रख लेंगे जिससे कि आप लोगों को भी कंफर्टेबल लगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि उसमें 5-6 हज़ार रुपये, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है यार, ठीक है।
तो उसके लिए मतलब मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी देखता हूँ मैं बात करके टीम से, आप लोगों को बताता हूँ जैसे सुटेबल हो। बाकी टेस्ट जरूर देना है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो भी आप लोगों को जो मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सबके सब इसमें पार्टिसिपेट करना, खासकर जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर करना है एटलीस्ट, बाकी तो सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो, लाइफ को एंजॉय करो।